यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 में पार्टिसिपेट कर रहे मेरे डियर फ्रेंड्स, एक बिहारी सब पे भारी परिवार में यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 को टारगेट करने वाली क्लास में मैं आपका वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, 2023 का जो यूपीएससी प्रीलिम्स हुआ था, अगर आपने उसका पेपर देखा हो तो यूपीएससी ने पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस को पूरी तरीके से बदल दिया है। अब ऑप्शंस पहले की तरह नहीं आते, जहाँ पे 1 एंड 2, 1, 2, 3 इस तरीके से आ जाता था और आप पावर ऑफ एलिमिनेशन की मदद से ज़्यादातर क्वेश्चंस में अगर आपको ऑप्शन का एक भी स्टेटमेंट पता है, तो उसकी मदद से आप कटनी-छटनी करके आंसर तक पहुँच जाते थे। अब क्या कर रहा है यूपीएससी? ओनली 1, ओनली 2, ऑल 3, नन। स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ 1। इस तरह के क्वेश्चंस पूछ रहा है और 2023 में ऐसे क्वेश्चंस की संख्या 65 थी और उसको छोड़ दें अगर, तो बाकी जो ज़्यादातर क्वेश्चंस थे वो सिंगल स्टेटमेंट वाले थे, जिसमें आपको एग्जैक्ट आंसर पता होना चाहिए। तो पावर ऑफ एलिमिनेशन को यूपीएससी ने उसका जो रोल है उसको पूरी तरीके से ज़ीरो कर दिया है। उखाड़ कर फेंक दिया, आप उसका इस्तेमाल अब नहीं कर सकते, क्योंकि अब आपको सारे स्टेटमेंट्स के बारे में जब तक पता नहीं होगा, उनकी समझ नहीं होगी, आप क्वेश्चंस को सॉल्व ही नहीं कर पाएँगे। तो एक नए पावर की ज़रूरत आन पड़ी। लेकिन अगर मैं बात करूँ इसके अलावा कुछ और, तो वो ये कि पावर की ज़रूरत तो है ही, लेकिन अगर आपको 2024 यूपीएससी प्रीलिम्स क्वालीफाई करना है, तो 2023 का जो प्रीलिम्स हुआ है उसकी बहुत अच्छी समझ आप में होनी चाहिए। उसको अगर आप सॉल्व कर पाते हैं सही तरीके से, उसको लेकर आप अपने अंदर कुछ एक पावर डेवलप कर पाते हैं, तो 2024 प्रीलिम्स जो होगा, उसको क्लियर करने में आप एक टफ कॉम्पिटिटर होंगे। फिर सही मायने में आप उस कॉम्पिटिशन में भाग ले पाएँगे, नहीं तो ये करना मुश्किल होगा, क्योंकि पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस पूरे तरीके से बदल गए। तो फ्रेंड्स, इस क्लास का जो मकसद है, जैसा कि मैं कहते आ रहा हूँ, वो यही है कि 2023 का जो प्रीलिम्स हुआ है उसके क्वेश्चंस को लेकर तो हम बात कर रहे हैं और उसमें ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि पहले तो जो आपने पढ़ रखा है, उसके बेस पर आप जो भी मार्क्स ला सकते थे, उसमें मेरी रोल ये होगी कि मैं कोशिश करूं कि उसमें 20 टू 25% मार्क्स इन्हांस हो जाएं, बढ़ जाएं। कई बार ऐसा होता है कि आता रहता है लेकिन गलत हो जाता है किसी न किसी कारण से। ऐसा ना हो, क्योंकि कई बार ऑप्शंस में कन्फ्यूजन बने रहते हैं। वो कन्फ्यूजन पूरी तरीके से हट जाए और आप सॉलिड 100% कॉन्फिडेंस के साथ सॉल्व कर सके क्वेश्चंस को, और जो आपको आता है वो बिल्कुल गलत ना हो। साथ ही हम कुछ ऐसे स्किल्स पर बातें करेंगे कि अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं भी आता है और कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसको आपको देख के लग रहा है कि जब तक इसका नॉलेज नहीं है तब तक इसको सॉल्व किया ही नहीं जा सकता, वैसे क्वेश्चंस को भी हम बिना नॉलेज के सॉल्व करेंगे। और चाहे कैसा भी क्वेश्चन क्यों ना हो, हम एक अलग तरीके से जाकर, सटीक तरीके से जाकर आंसर तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। और हम वो भी स्किल्स सीखेंगे कि कौन से ऐसे क्वेश्चन होंगे जो कि बहुत कम होंगे और लेकिन ज़रूरी भी हैं। यूपीएससी ये भी टेस्ट करता है, वो क्या, कि आप में छोड़ने की कला है या नहीं, आपको पता है कि नहीं कि किन क्वेश्चंस को छोड़ देना है। वो कैसे क्वेश्चंस होंगे जिनको आपको छोड़ देना है, उन पर भी हम बातें करेंगे। तो फ्रेंड्स, हम यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 को लेकर बातें कर रहे हैं। हमने 4 इस तरीके से कहा था मैंने कि हम देखेंगे एक सिंगल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जिसमें एक ही ऑप्शन आपको चुनना होता है। कुछ ऑप्शंस में डबल स्टेटमेंट होते हैं, कुछ में 3 होते हैं, कुछ में 4 और उससे ज़्यादा होते हैं। तो अलग-अलग तरीके से देखेंगे कि किसको कैसे सॉल्व किया जाए। सबसे पहले हम सिंगल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस पर बातें कर रहे हैं, काफ़ी टाइम से बातें कर रहे हैं। काफ़ी क्वेश्चंस को हमने सॉल्व भी किया है और मज़ेदार बात ये है कि जितने क्वेश्चंस भी अभी हम तक हमने सॉल्व किए हैं, उसमें एक भी क्वेश्चंस में ऐसी ज़रूरत हमने नहीं आने दी है
कि आपको नॉलेज की ज़रूरत पड़े उसको सॉल्व करने के लिए, जबकि ज़्यादातर क्वेश्चंस नॉलेज वाले थे, या मैं यूँ कहूँ ये ऐसे ही क्वेश्चंस होते हैं सिंगल स्टेटमेंट वाले जिसमें नॉलेज की ही ज़रूरत पड़ती है, उसकी मदद के बिना आप सॉल्व नहीं कर सकते। फिर भी हमने अलग तरीके से सोचकर उससे ज़्यादा कॉन्फिडेंस से उन्हें सॉल्व किया। तो अभी और कुछ क्वेश्चन सिंगल स्टेटमेंट वाले बच गए हैं, उन पर हम बातें करेंगे, फिर आगे चलेंगे। मेरे पास सेट डी है, मैंने किसी से लिया है बातें करने के लिए। आप चाहें तो इसको डाउनलोड कर सकते हैं या हार्ड कॉपी कर लेंगे, तो होगा क्या, हम डायरेक्ट क्वेश्चन पर आ सकते हैं, या क्वेश्चन मैंने लिखा है आप देख सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 91 है, ये पॉलिटी का एक क्वेश्चन है, सिंगल स्टेटमेंट वाला। इन एसेंस व्हाट डज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मीन? कि सच्चाई में बात करें, आवश्यकताएं में बात करें, तो ये जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है इसका क्या मतलब होता है। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ये पॉलिटी का एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ये हम पढ़ते हैं पॉलिटी में। इसको देखकर आपको लगेगा कि जब तक आपको इसके बारे में नहीं पता आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। जहां तक मैं पॉलिटी के क्वेश्चंस की बात करूं फ्रेंड्स, तो बहुत ही डीप रिसर्च और बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल एनालिसिस के बाद मैंने पाया है कि पॉलिटी के जो क्वेश्चंस होते हैं वो अब इस तरीके से यूपीएससी पूछने लगा है, जहां पे वो किताबों से चीज़ों को कम ले रहा है, प्रैक्टिकल लाइफ में जो उसका अप्लाइड पार्ट है पॉलिटी का, वहां से क्वेश्चंस को ज़्यादा ले रहा है। और आप इनके क्वेश्चंस को, अगर आपको किताबों की चीज़ें याद नहीं भी है तो अपने समझ के आधार पर आप ज़्यादा अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। इसकी टेस्टिंग हम इस क्वेश्चन से करते हैं। यहाँ क्या है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। हम इस शब्द को अगर समझ लें, क्या है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। प्रोसेस ऑफ लॉ, ड्यू को एक तरीके से अच्छे तरीके से प्रोसेसिंग करना, हम मान लेते हैं कि जो एक लॉ है उसको अच्छे तरीके से प्रोसेस करना, मींस कि लॉ पहले ही बन चुका है और उसको प्रोसेस में लेके आना है, मतलब उसका एप्लीकेशन करना है एक तरीके से, कि कानून बना हुआ है उसको अच्छे तरीके से लागू करना है, इसकी बात की जा रही है। होता है कि अब कोई चीज़ है, अब चलो इसका प्रोसेसिंग करते हैं। फॉर एग्जांपल आप सुनते होंगे फूड प्रोसेसिंग, कि फूड बना हुआ है या अनाज उगा हुआ है, उसकी प्रोसेसिंग करनी है। तो बना हुआ चीज़ का ही तो प्रोसेस होता है, जैसे कि टमाटर का प्रोसेसिंग होके क्या बनता है, टोमेटो सॉस। तो यहाँ लॉ बना हुआ है, इसकी प्रोसेसिंग करनी है, मीन्स लॉ पहले से बना हुआ है उसको प्रोसेस करना है और उसको ड्यू तरीके से, अच्छे तरीके से। तो जो इस समझ को फिट कर देगा जो ऑप्शन, वो हमारा आंसर होगा। क्या ज़रूरी है कि हम जाने कि सच में कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या होता है? देख लेते हैं इससे आंसर निकलता है या नहीं। पहला, द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। ये क्या बात कर रहा है, नेचुरल जस्टिस का सिद्धांत, कि अगर प्रकृति के हाथ में दे दिया जाए, नेचर के हाथ में दे दिया जाए कि आप जस्टिस करिए, न्याय कीजिए, तो आप उसके सिद्धांत के अनुसार, तो ये तो नेचर के जस्टिस की बात कर रहा है जो अपने तरीके से काम करता है। लेकिन यहाँ पे लॉ की बात की जा रही है, लॉ की प्रोसेसिंग जो कि इंसानों के द्वारा बनाया जाता है, तालमेल नहीं है। उस आधार पर देखेंगे तो इसको हम कैंसिल कर सकते हैं। दूसरा, द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, कि कानून के द्वारा एक जो है नियम एस्टेब्लिश किया गया है। अगर आप नॉलेज की ही बात करें तो पॉलिटी में इन ये दो अलग अलग कॉन्सेप्ट आप पढ़ते होंगे, एक है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, एक है प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। ये दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं, तो इसका मीनिंग ये कैसे हो सकता है? खैर ये तो नॉलेज के आधार पर है। अगर आपको नहीं पता कि ये दोनों अलग अलग है, तब इससे कैसे निपटेंगे? ये क्या बात कर रहा है, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, कि कानून के द्वारा कुछ प्रोसीजर बनाए गए हैं, नियम बनाए गए हैं। और ये किसकी बात कर रहा है, कानून बनने के बाद की बात कर रहा है। और ये किसकी बात कर रहा है, कानून के बनने की बात कर रहा है, उसके बाद की बात नहीं कर रहा। और ये बाद की बात कर रहा है, ये पहले की बात कर रहा है।
तो ये उस आधार पर नहीं होगा। फेयर एप्लीकेशन ऑफ लॉ, कि कानून का सही तरीके से, फेयर तरीके से एप्लीकेशन करना, उसको अमल में लाना, इम्प्लीमेंट करना, यही तो हमने समझ के आधार पर पाया। ये जो ड्यू है अच्छे तरीके से इसको मैच कर रहा है ये फेयर। प्रोसेस ऑफ लॉ, कि कानून बना हुआ है उसको प्रोसेस करना है, तो यहां भी कानून बना हुआ है उसका एप्लीकेशन करना है, उसको अप्लाई करना है। समझ के आधार पर ये फिट हो रहा है या नहीं? ये तो ठीक लग रहा है, लेकिन पहले लास्ट भी देख लेते हैं। इक्वालिटी बिफोर लॉ, कि कानून के सामने समानता, ये ऐसी चीज दी गई है जो आपको खींचेगा अपनी तरफ कि अरे ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की बात कर रहा है, कानून के अच्छे तरीके से प्रोसेस करने की बात कर रहा है। तो कानून अच्छा कब होगा? जब सबको समान तरीके से देखेगा, तभी तो कानून अच्छा होगा। तो ये आपको इमोशनल करने की कोशिश करके फंसाने की कोशिश कर रहा है, इमोशनल करके कि कानून वही अच्छा जो सबको समान बने। लेकिन मेरा एक सवाल है आपसे, क्या किसी भी कानून में सिर्फ इक्वालिटी की ही बात होती है और कोई बात नहीं होती? आप अपना प्रियम्बल ही उठा के देखिए या कुछ भी, क्या सिर्फ उसमें इक्वालिटी है, बाकी चीजें नहीं है? तो ये तो सिर्फ इक्वालिटी की बात कर रहा है, एक चीज की बात कर रहा है, जबकि कानून में बहुत चीजें होती हैं। तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ठीक। तो अब क्या कहेगा कि एक मुजरिम को, अगर आप इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात करें, सिर्फ आप इस कॉन्सेप्ट को देखो, तो एक मुजरिम को और एक निर्दोष को, दोनों को बराबर मान लें क्या? तो और चलिए इसको हटा के भी देखते हैं, तो एक लॉ में सिर्फ इक्वालिटी की बात नहीं होती, उस आधार पर देखेंगे, और प्लस इन दोनों में अगर कंपेयर करके देखेंगे तो कौन सा ज्यादा फिट हो रहा है। अगर आप कंफ्यूज भी जब हो जाए ऐसे दो में, तो आप ज्यादा उसके जो करीब है उधर जाइए, उस आधार पर आप देखेंगे तो आप आंसर तक बिल्कुल सटीक तरीके से पहुंच जाएंगे। तो आपने देखा कि कहीं भी हमें इस चीज की जरूरत नहीं पड़ी कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ किताबों में क्या दिया गया है, आपको नॉलेज नहीं है, फिर भी आपने सिर्फ समझ के आधार पर उसको सॉल्व कर लिया, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स ले लेके। तो इस तरीके से जब आप सोचेंगे तो पॉलिटी के भी जो क्वेश्चंस है वो बहुत आराम से आपसे सॉल्व होंगे। तो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं कुछ नए क्वेश्चंस के साथ, बहुत ही सॉलिड तरीके से। एग्जाम चाहे कितना भी नजदीक हो, बिल्कुल घबराना नहीं है, बिल्कुल हड़बड़ाना नहीं है। जो हमारे हाथ में है, और वो क्या, कि हम अपने आप को जिस भी लेवल पर जाकर बेस्ट तरीके से एग्जाम में परफॉर्म करने के लायक बना सकते हैं, वो हम करेंगे। बाकी रब की मर्जी, जाने दीजिए, बाकी जो होगा देखा जाएगा, सिंपल सी बात है। फिर मिलते हैं। नमस्ते जी।